अस्सलाम वालेकुम। अभी गुड गुड, वेलकम वेलकम सर। अपसेट फकर हो गया। हाँ। हाँ, अब बेहतरीन हो गया। फकर यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारा कुछ चल रहा है हमारे कराची में, पाकिस्तान में। और आज मैंने ऑलरेडी मेरा किसी और से लाइव था, मैंने फ़खर साहब को रिक्वेस्ट की, उनकी चांद रात थी। लेकिन फिर भी मुझे पता है कल दुबई है में ईद है, लेकिन फिर भी फ़खर ने मेरे लिए टाइम निकाला, और ये फैमिली के लिए कहीं पर हैं एक जगह पे। और फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं, मैं बड़ा इनका थैंकफुल हूँ। लेकिन ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले जाता हूँ। आप ले भी फ़खर सकते हो आज। फ़खर ये बताएं, हम्म। थैंक यू सो मच। फ़खर ये बताएं, टू बी ऑनेस्ट यार, ये क्या क्या ये जो हादसा हुआ है, ये जो सिचुएशन हुई है, मैं सीरियसली, ना मेरी एक्सपर्टी है ना मेरी कोई इसमें एजुकेशन है मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार, आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया का सिंगल इंजन पे एयरक्राफ्ट पे चक्कर लगाया है, आप हमें बता सकें, हम लोगों को कुछ गाइड कर सकें और हमें समझा सकें। क्योंकि कई कई हजार मैसेजेस आ रहे हैं, कई हर 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 मैसेज इतना डिटेल आता है, हर मैसेज में ऐसा लगता है कि यार हमारा कभी पीआईए की तरफ ध्यान जाता है, कभी गवर्नमेंट की तरफ जाता है, कभी पायलट की तरफ जाता है। तो ये आप बताएं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अच्छा, थैंक यू आसिम। पहले तो आसिम मैं इससे पहले कि हम शुरू करें, तो यार चांद रात मान रात तो क्या ही होगी। इस दफा ईद जो है वो बिल्कुल बहुत ही फीकी है सबके लिए। हाय। वो कोरोना मसला हो या फिर अब ये जो हादसा हो गया है बदकिस्मती से, और तमाम वो लोग जिनकी फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं, जिनके प्यारे उनसे जुदा हो गए हैं, उन सब के लिए हम दुआ गो हैं। और बस दुख होता है, और दुख बहुत ज्यादा होता है। अब इससे पहले कि ये जहाज का PK-8303 के बारे में मैं गुफ्तगू करना शुरू करूं, तो आपने, आई डोंट नो, आपने मॉनिटर किया होगा, कल मैं बड़ा अपसेट था जब ये हादसा पेश आया जहाज का। उसकी वजह यह कि बहैसियत पायलट ना, आपको दुख होता है कोई भी जहाज दुनिया में, एक नॉर्मल सी बात है। जो लोग एविएटर्स हैं ना, जो पैशन एविएशन के, एक तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाले होते हैं ना, जो जहाज उड़ाते हैं, उनकी नौकरी होती है ना, उनको भी बहुत दुख होता है कि अगर किसी के जहाज का नुकसान हो जाए और उसमें लोग जो है जानी नुकसान हो जाए। और जो पैशन एविएशन वाले होते हैं, मुझे ऐसे लोग जो शौकीन होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको जो सारी अगर जिंदगी की कमाई, एक सारा कमा के सारी जिंदगी का जाके एक ऐसे, चक्कर लगा के आते हैं, दैट्स अ पैशन। दैट्स अ पैशन, राइट। तो इसमें ब्रदर यूं है कि तो मुझे गुस्सा था कल, और मैंने उस गुस्से में जो आ रही थी चीजें, जो खबरों में चल रहा था, लाल पट्टियां चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज हर तरफ, जो हम सुन रहे थे, देख रहे थे, जो हमें बताया जा रहा था, उसकी बेसिस पे सब लोग जो थे वो अपना अपना कंक्लूजन निश्चली तो निकाल लेते हैं ना। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। लेकिन अब जब कल रात से लेके अब तक, क्योंकि मैं हवाबाजी में हूँ, तो मेरे पाकिस्तान की सिविल एविएशन के अंदर बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। मेरे PIA के अंदर बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। मेरे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर बहुत सारे जानने वाले और दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं, और बड़े सीनियर लेवल के अफसरान हैं। ठीक है। अब हुआ ये कि हादसा मेरा गुस्सा जो है वो PK-8303 का नहीं है खाली। मेरा गुस्सा जो है वो उन तमाम क्रैशेस का है जो पिछले 10 साल में आपने देखे कि आपके मुल्क में हुए हैं। एयर ब्लू हो, भोजा हो, जुनैद जमशेद वाला ATR हो, या आज वाला जहाज हो। अच्छा, और उससे पहले भी हमारी बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही है। हमारी जो एविएशन की तारीख है लोगों को गालिबन नहीं पता। मैं चाहूंगा कि अगर लोग अभी चाहते हैं तो मैं उसमें उसको भी शेयर प्लीज प्लीज करूँ, प्लीज लेकिन शेयर करें, क्योंकि आज आप बोलेंगे, क्योंकि मैं तो मेरे पास तो कोई सवाल भी नहीं और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। जारा वाज वन ऑफ माय आई ओल्डेस्ट नो एंड बेस्ट फ्रेंड। आई नो और आई अबाउट और दैट यार। आप भी जानते हैं उनको, मुझे पता है कि आप तो इस पूरी इंडस्ट्री को मुझसे पहले क्या मैं सबसे पहले जानते हैं। know that you knew her better, and but I'm very sorry for your loss as well and everybody else's loss. तो मैं तारीख शेयर करने से पहले एक चीज तो, खैर, मैंने कल जब ट्विटर पे अपनी चीजों का जाहिर किया, तो मुझे एक सिलेक्ट ग्रुप, वो जो अकाउंट नहीं होते जो बने होते हैं, जो एक बंदे ने एक फोन पे 15-15 अकाउंट बनाए होते हैं, हाँ हाँ हाँ। वहां मुझे अजीब और गरीब के पैगामात कि आपको क्या पता है, और बकवास बंद करो, और तुमने जो है वो किस हम्म। तरह PIA के मैनेजमेंट के खिलाफ बात कर दी, और CEO। अब वो PIA के बॉट्स हैं या वो किसी और इदारे के बॉट्स हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है।
लेकिन मैं सॉरी आपको एक सेकंड कट कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं ये कॉल सेंटर की तरह चल रहे हैं वो लोग, कॉल हाँ, सेंटर की तरह। उन्होंने मोबाइल पे नहीं, पूरे पूरे ऑफिसेस बने हुए हैं, उनका एजेंडा यही होता है कि सुबह से शाम तक को एक, इसको क्या करें। को एक टारगेट दे दिया जाता है, वो उसके ऊपर काम करते हैं। कोई मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। नई अच्छा, बात तुम नहीं बिल्कुल। जानते हो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो यू वी बोथ नो ईच अदर, वी डोंट, हमें जितना छेड़ोगे उतना ज्यादा फिर हाँ और उतना ज्यादा। ऊपर से आएंगे। फिर ठीक है, और फिर हमें अगर हमें कौन कौन नहीं डरा सका है, और किस किस ने नहीं हमें डराया, कौन और कौन क्या क्या नहीं, क्या क्या पता, क्या नहीं कहा, क्या क्या तारीखी नहीं कहा गया। किस किसने तड़ी देने की कोशिश की है इस हम्म, मुल्क के अंदर, तुम्हें, मुझे, दोनों को। हाँ तो सही ये बात। को समझ में नहीं आएगा कि ये अब वो जमाना नहीं रहा कि आप हम्म, किसी को डरा दें और लोग डर जाएं। ये अब वो वक्त नहीं रहा। हम अब 80s 70s 90s में नहीं है, हम 2000 अब हम डिजिटल से भी निकल गए, बियॉन्ड डिजिटल पे आ गए, डिजिटल है। डिजिटल तो से भी आगे चले। तो इस तरह की ना बेकार की बातें करके आप वो नहीं कर सकते। अब मैं उसमें एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सबसे पहले तो। इससे पहले कि लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये फखरे आलम कहाँ से जहाजों के बारे में बात कर रहे हैं और ये एविएशन के बारे में, तो थोड़ा सा एलैबोरेट करते थे बिल्कुल। पहले मेरे तजर्बे के बारे में। 2015 में मैंने अपना लाइसेंस लिया, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। कहाँ से लिया? अमेरिका से, पाकिस्तान से नहीं। ठीक है। लाइसेंस लेने के लिए आपको पता है तरबियत के बाद आपको एग्जाम भी पास करना होता है, बाद आपको प्रैक्टिकल भी करना होता है। उसके बाद मैंने 2016 में अपना इंस्ट्रूमेंट रेटिंग ली, अगेन अमेरिका से इंस्ट्रूमेंट रेटिंग ली, फ्लोरिडा से। ठीक है। उसके बाद 2017 में मैंने अपनी ट्विन इंजन रेटिंग ली, अगेन अमेरिका से, कैलिफोर्निया से। मैंने अपनी ट्विन इंजन रेटिंग ली DA-42 के ऊपर। फिर जब मुझे ये मिशन प्रवास पे जाना था, तो जो जहाज मैंने उड़ाना था पिलाटस PC-12, वो हाई एल्टीट्यूड प्रेशराइज केबन का जहाज था। उसके लिए मुझे अलग से ट्रेनिंग लेनी लगी, अपनी कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस जहाज के साथ ओरिएंटेशन करनी पड़ी मुझे अलग से, उसकी ट्रेनिंग और अपने आप को उसमें टाइपरेट कराने के लिए। अब ये तो मेरा हो गया कि मेरे लाइसेंसेस क्या क्या है फ्लाइंग के अंदर। ठीक है। सही। अच्छा, मेरे आवर्स पूरे हो चुके हैं। अब मैंने, अगर मैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस का इम्तिहान दूं और उसकी चेक राइट करूं, तो मुझे कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल सकता है। मुझे और फ्लाइंग करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ पढ़ाई करने की और अपना एग्जाम देने की जरूरत है और अपना फ्लाइट टेस्ट, तो मैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर सकता हूँ, क्या क्योंकि इस लॉग बुक के ऊपर 338 घंटे पूरे हो चुके हैं और 200 घंटे पे आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है। सही बात। अच्छा, लेकिन मैंने CPL नहीं लिया, क्योंकि मैंने कमर्शियली उड़ाना नहीं है जहाज में, शौक के लिए अपने लिए उड़ाता हूँ। अच्छा, अब आ जाए कि मेरा जो तजर्बा है, मेरा तजर्बा आसिम जोफा वो ये है कि मैंने 23 दिन में हमारे सैयारे का पूरा चक्कर लगाया है। फ्लोरिडा से फ्लाई करके पूरे सैयारे को घूम के 23 दिन में मैं वापस गया हूँ। और पाकिस्तान का पहला शख्स। पाकिस्तान का पहला, मतलब पहला पाकिस्तानी इस तारीख के हाँ। अंदर जिसने कामयाबी से किया। और ये भी याद रहे कि मुझसे पहले एक बाप बेटा बाबर सलमान, हारिस सलमान और बाबर सलमान, या मुझसे वो पहले, जो पाकिस्तान अमेरिकन, डेविस्टेटिंग। जो उनके वालिद साहब जो थे वो एक्स एयरफोर्स थे, वो सीनियर एयरफोर्स के पायलट थे एक्स। उनका जहाज गिर गया था यही करने के, मैंने किया सर्कम नेविगेशन। अब मैं 29,000 फुट की बुलंदी पे और और बिल्कुल 27 एंड में आके गिरा था, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था कहीं पर, वो एंड में आके बेचारे वो हो गए थे, आई नो। पैसिफिक की क्रॉसिंग पे उनके साथ ये हादसा पेश आया था। हाँ। आखिरी चीज ये मैं बताता चलूं कि मैंने जो फ्लाइंग की वो 29,000 27,000 फुट पे की। चूंकि ईस्टर्ली डिपार्चर था, तो मुझे जो फ्लाइट लेवल मिलता था वो हमेशा ऑड नंबर मिलता था, या 27,000 फीट या 29,000 फीट। और मैं प्रेशराइज नहीं कि हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग कर रहा था, तो मेरे प्रोसीजर्स तकरीबन वही थे जो कि एक 737 के पायलट या 777 के पायलट और A380 के पायलट को करने होते हैं। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट जब आप फ्लाइंग कर रहे होते हैं, तो आप सब एक ही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हैं। सबकी हैंडबुक या सबके जो प्रोसीजर्स है वो एक ही है। वही देखिए। अप्रोच पास है जो अप्रोच प्लेट एक 777 के पायलट के पास है, एक 747 के पायलट के पास है। अप्रोच प्लेट क्या होती है? वो तरीका कार, वो प्रोसीजर्स का तरीका। जब आप किसी एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे होते हैं, स्टार स्टैंडर्ड अराइवल आप ले रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डिपार्चर आप ले रहे होते हैं, वो सारे एक रिटन डाउन प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये तो मेरा तजर्बा है। अब दूसरी चीज जो किसी को नहीं पता, कि जो पायलट्स 10-10 साल में जो चीजें नहीं देख सकते ना, वो मैंने 23 दिन में देखी है। बर्फ में जहाज मैंने करा हुआ है, क्योंकि वो स्लशी रनवे था एनापीर के अंदर रखा के आखिरी स्टॉप पे, जहां पे बर्फ बिल्कुल वो आईसी हुआ था, सफेद रनवे पे लैंडिंग की है मैंने। ठीक है, जिंदगी में पहली दफा देखा था इस तरह, और पहली दफा लैंड किया। सो दीज आर जस्ट माय एक्सपीरियंसेस। ये मैं और इसलिए एक्सप्लेन बंद एयरपोर्ट्स पे भी जहाज उतारा हुआ है, जहाँ पर कोई सिग्नल देने के लिए तैयार नहीं होता, जहाँ पर। जो मेरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था मेरे साथ, कि जी मैं जी ऊपर आपने बताया। एयरपोर्ट की तरफ, तो एयरपोर्ट पे मेरे मूविंग मैप पे एयरपोर्ट है, इन्होंने एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर दी थी। ऑपरेशनल आवर्स के बाद मेरा अराइवल हुआ था। सो आई हैड सम वेरी एक्सट्रीम एक्सपीरियंस। और एक मैं चीज बताना चाहता हूँ,
मेरी किताब में लिखा हुआ है, जब मैंने कनाडा गूज बे से टेक ऑफ किया था तो मेरे लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा लैंडिंग गियर फंस गया था, बंद नहीं हो रहा था। और जब वो मैं फिर बड़ी देर उसके प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद जब मैंने उसको बंद करने में मैं कामयाब हो गया, मैंने पहले तो रिक्वेस्ट की एयरपोर्ट से कि उससे कहा कि अपने विक्टर वे पे जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आई वांट टू स्टे क्लोज टू द रनवे। तो उसने फिर मुझे हेडिंग दी, उसने मुझे हेडिंग देकर कहा कि तुम रनवे से 5 मील के फासले पे इस जगह पे जाके अपनी प्रॉब्लम को 2000 फुट से ऊपर और 3000 फुट के नीचे रहते हुए इसको हैंडल करो। मैं उधर चला गया, मुझसे पूछा तुम्हें असिस्टेंस नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं, मुझे असिस्टेंस नहीं चाहिए। मैंने उसको अपने लैंडिंग गियर को चेक किया क्यों फंसा हुआ है, फिर उसका एक किताब निकाला और उसी वक्त जहाज में उसको एक तरफ फ्लाइंग कर रहे हैं, एक तरफ देख रहा हूँ कि मुझे इमरजेंसी, उस वाली इमरजेंसी को किस तरह अटेंड करना है, वो किया, पहिया मेरा रिट्रैक्ट हुआ। फिर मैंने 2-4 साइकिल किए, वो खुले बंद हुए, खुले बंद हुए। मुझे ये अब दिमाग में टेंशन यहाँ नहीं यहाँ लेना। लोगों को जरा ये बता सकते हो कि लोग समझ रहे हैं कि ये डबल इंजन जहाज हुआ होगा, जरा ये भी बता दो कि वो सिंगल इंजन था और किस तरह हाँ, अब ये एक और भी बड़ी ये। इंपॉर्टेंट, ये सिंगल इंजन जहाज में ज्यादा, दो इंजन वाले जहाज में आपको ये इंजन बंद होता है तो ऑन रहता है, आप उस पर फ्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। सिंगल तो ये है कि आगे वाला पंखा है वो बंद हो गया तो फिर वो बंद हो गया, फिर आप उसको चलाने ऑन करने की कोशिश करते हैं, उसको रीस्टार्ट करने की करते हैं, उसका भी प्रोसीजर है। तो मेरे पहिए फंसे हुए हैं, मुझे पता है कि बंदे पे उस वक्त क्या गुजरती है, और मुझे ये भी पता है, अच्छा जो पिलाटस PC-12 था उसका जो स्वीट है ना अंदर, वो हनीवेल का एपेक्स सिस्टम है, व्हिच इज एज एडवांस एज एनी बिग एयरप्लेन दैट यू सी कमर्शियल एयरलाइन। अब आ जाए तो ये तो मेरा एक्सपीरियंसेस है, और मैं इस पे मतलब मैं इस पे काफी कॉन्फिडेंस रखता हूँ, मतलब मैं हवाई फायरिंग और बोंगिया नहीं मार सकता खाली, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ आई लेट्स नो। कम डाउन टू द प्रॉब्लम दैट वी हैड, जो 8303 की प्रॉब्लम है। PK-8303 की प्रॉब्लम हमें नहीं पता चलेगी, और ये बात मैं लोगों को समझा रहा हूं कल से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो सब समझ रहे हैं कि मैं किसी इदारे के किसी बड़े अफसर के खिलाफ कोई मुहिम करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जो हूं वो पूरी गालिबन एयरफोर्स को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं किसी की पर्सनैलिटी पे अटैक कर रहा हूं। ऐसी या बात नहीं। एविएशन के पीछे पड़े हो, सिविल एविएशन के लोग समझ रहे हैं सिविल एविएशन। तू मुझे अच्छे तरीके से जानता है। आई नो नो एजेंडा यार, अगर तुम्हारे एजेंडे तो होते तो तुम्हारा अगर एजेंडा होता तो तुम कब टेलीथॉन कब करने पूरी दुनिया में जाते हो विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, और खान साहब के साथ भी होते हो और सारी चीजें, उसके बाद भी तुम तुम दुबई में बैठे हो, यहाँ कोई सीट नहीं है तुम्हारे पास, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई एजेंडा नहीं है, ये मुझे पता है और मेरे व्यूअर्स को भी पता है ये बात। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू अंडरस्टैंड। मेरा एजेंडा होता तो मैं बहुत पहले पूरा कर लेता। बहुत सही। वो हर एक के दिमाग में है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग इतने बदकिस्मती से मनफी हो चुके हैं, उनकी सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि वो ये सोचते हैं कि यार ये बंदा है, इसका कोई ना कोई चक्कर होगा यार, ये तो यार ये आसिम जोफा ने PPE के सूट्स बना के फ्री में बांटे, हाँ और इंडस को इसमें क्या एजेंडा है यार आसिम जोफा का यार। ये जो अपना क्या नाम है वो इस मुल्क में ये जो यार ये जो है ना ये फलां JDC वाला, इसका क्या एजेंडा है यार, ये कराची में क्या इतनी मेहनत कर रहा है। ये हम बदकिस्मती से हम ये इतनी जहनियत यार। हमारी जो है। यार फखर, हम कौम ना, मिनहासुल कौम, हम बेईमान हैं तो हम दूसरे को भी बेईमान समझते हैं, हमारी ये एक सोच है। हमारी सोच इतनी है कि कोई अगर अच्छा कर रहा है ना, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, आपके अपने दोस्त, वो सोचते हैं यार इसमें भी कोई चीज है, क्योंकि आप अंदर से खुद चोर होते हैं ना, तो दूसरे को भी चोर समझते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज व्हाट आई थिंक। दैट इज ट्रू। सो नाउ दैट मैंने अब ये सेट कर दिया सीन कि मेरी 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 मेरा एक्सपर्टीज या मेरा एक्सपीरियंस कितना है फ्लाइंग का, और मुझे क्या पता है हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग का, प्रेशराइज केबन, मुझे क्या प्रोसीजर्स, मुझे सब पता है, क्योंकि मुझे वो सारे प्रोसीजर्स सीखने थे अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप करने के लिए। और याद रहे कि मैंने 23 दिन में उन तमाम क्या कहते हैं उन तमाम एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट किया है दुनिया के, जहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी पायलटों को जिंदगी में कभी लैंडिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल। उड़ा के मैं उस एयर स्पेस में ऑपरेट करता रहा हूं जहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी पायलट सीनियर तरीन, उनको ना मौका मिला था ना मौका मिलेगा वहां पर जाने का, बट आई हैव डन इट ऑल्सो, आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ प्रोसीजर्स एंड आई अंडरस्टैंड। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आगे, आई एम हियर, कैन यू हियर मी? तो मैं कह रहा हूँ कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो सो तो उसमें ये हुआ ब्रदर के, सो द एक्सपीरियंसेस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट PK-303। तो जब कल PIA की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा वो हुआ कि एक तो उनका एक स्टेटमेंट आया जब वो इस्लामाबाद से रवाना हो रहे थे कराची के लिए, और उस पे वाजे तौर पे जो हमें खबर आ रही थी
टीवी के ऊपर मुसलसल। और जो उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने कहा जी कि उनको दोनों रनवेज दिए गए थे, लेकिन उन्होंने गो राउंड का फैसला किया और फिर उसके बाद हादसा पेश आ गया। तो मैंने उस पर ट्वीट किया कि इनको, इसका मतलब है चीफ को किसी ने सही, इनको सीईओ को ब्रीफ नहीं किया। ठीक है। अच्छा, मैंने अब देखा मुझे, था वो ट्वीट, हाँ वो देखा था मैंने ट्वीट तुम्हारा। हाँ, वो उन्होंने उनको ब्रीफ नहीं किया सही। अच्छा, अब उस पे क्या हुआ कि यकीनी तौर पे जो एयरलाइन के अंदर नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको तो उनकी नौकरी उनको नजर आई जाती हुई कि यार ये तो, अगर चीफ ने पूछ लिया कल को कि मुझे गलत ब्रीफ क्यों किया था, तो वो मुझे समझ में आ गया कि वो पहला अटैक आया मेरे ऊपर वो वाला, कि आपने कैसे ये कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो वाजे तौर पे उन्होंने गलत एक उनसे, आई एम श्योर कि सीईओ को मिस ब्रीफ किया गया। ठीक है, और उनसे वो हो गया। फिर जब दूसरा उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई ना रात को, तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा जहाज भी सही था, मेरे जहाज में भी प्रॉब्लम नहीं था, मेरे क्रू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भी बिल्कुल सही था, वो था। तो फिर सवाल ही पैदा होता है। और फिर कह रहे हैं, साथ में उन्होंने कहा कि देखें, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती आप लोग कोई कंक्लूजन ना करें। तो सर, सही। अगर हम कंक्लूजन ना करें तो फिर आप भी तो कंक्लूजन ना करें। हाँ आप ये सही। बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि मेरे जहाज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या मेरे क्रू के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? देखें, सुने, क्या जहाज नहीं गिरा? जहाज गिरे हैं ना। क्या लोग नहीं शहीद हुए? लोग गए हैं ना यार, लोगों के प्यारे चले गए इस दुनिया से। वो ईद पे महंगा टिकट लेकर आ रहे थे एक नॉर्मल फ्लाइट के जरिए, और वो हाँ अब यार। इस होंगे अपने घर वालों के साथ। तो उस पे ये आपने कैसे कह दिया? तो मेरी मेरी जो और वो तनकीद, लोग भी मरे हैं। आपको आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ, वो आदमी को भी मैंने वीडियो में देखा है जो अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था। जैसे कहा जा रहा है ना कि रोड पे गिर गया जहाज, खाली रोड पे जहाज नहीं गिरा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बच्ची को ढूंढ रहा था। और कई चीजें हमें आज तक, जेट फ्यूल के बारे में भी जरूर बताइएगा कि जेट फ्यूल से होता क्या है। तो बुनियादी तौर पे क्या हुआ कि मेरा कहने का मकसद, तो मैंने उस पर उनको तनकीद की कि वो, उन्होंने कहा जी मेरी टीम और मेरी मतलब मेरा और आई एंड मी एंड वो, उसको मुझे थोड़ा सा वो लगा कि ये दुरुस्त रवैया नहीं था। और मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी गम और गुस्सा था, और गुस्सा आ सकता है। मान लेते हैं हम्म, एक मिनट के लिए कि मैं पायलट नहीं हूँ, हम्म, मान लेते हैं एक मिनट ये कि मुझे पता ही नहीं है जहाज के बारे में कोई चीज, हम्म, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो तासुर आ रहा था वो ये आ रहा था कि तैयारी ये की जा रही है कि भाई ये हमसे, हमारी तरफ तो कोई गलती है नहीं, जहाज भी हमारा ठीक था, पायलट भी हमारा सही था, सब कुछ सही था। तो जब एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, तो आपको कैसे पता है ये बात? तो पहली बात तो ये है कि उससे हुआ ये कि लोगों को ये तासुर गया कि जहाज भी ठीक है और पायलट का भी कोई मसला नहीं था, वो भी ठीक है, सब कुछ सही है। तो सब कुछ ही सही है तो जहाज कैसे गिर गया? फिर उस पर यह आ गया कि जी हो सकता है कि बर्ड हिट हो गई हो। बिल्कुल बर्ड हिट्स होती हैं, मैं इस बात को बताना। और कराची में बर्ड हिट्स का एक इशू है, तारीख के अंदर वो है। तो आसिम, आई लाइक टू टेक यू डाउन मेमोरी लेन। मैं चाहता हूँ कि सुन रहे हैं इस वक्त, उनको मैं इस मेमोरी लेन पे ले जाऊं और उनको मैं ये बताऊं कि हमारी जो तारीख है पाकिस्तान की फजाई प्रॉब्लम्स की, वो कहाँ से शुरू हुई और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो 1965 में, 20 मई 1965 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पीके का बोइंग 707 गिरा था कायरो एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल फ्लाइट करते हुए। उसमें 124 लोग जो थे वो मर गए। हम तो, आई थिंक इस दफा फखर की तरफ से कुछ इशू है, क्योंकि हम तो लाइव हैं और आप लोग देख रहे हैं। आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। और हम फखर से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दोबारा आ जाएं और हम दोबारा उनको लाइव ले लें। अगर मेरी साइड पे इस दफा इशू होता है तो मेरा ख्याल है आप लोगों के कमेंट्स इस तरह नहीं चल रहे होते और मेरी आवाज आप लोगों को इस तरह नहीं आ रही होती। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि हेलो। ओके, थैंक यू सो मच। तो फखर को हम दोबारा से लेंगे। आई थिंक कोई थोड़ा सा उस साइड पे इस बार कुछ इशू है। आई थिंक फखर, हम फखर को ढूंढ रहे हैं। फखर जैसे ही आएंगे हम उनको लाइव लेंगे।
हाँ ओके। तो फखर हमें एविएशन की हिस्ट्री बता रहे हैं पाकिस्तान की, कि कब क्या हुआ यहाँ पर, और आई थिंक वो जैसे ही लाइव आएंगे हम उनसे बातें करेंगे, और वो हमें यहाँ के डेफिनेटली मैसेज करेंगे कि मैं आ गया हूँ, तो हम डेफिनेटली उनको। ये सही कह रही है नाहिद, वेरी इंफॉर्मेटिव। और मैंने फ़खर को लिया ही इसलिए है कि कल से मैं ट्वीट का ये गेम देख रहा हूँ, ट्विटर पे जो गेम हो रहा है, और उसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन है। किसी के पास आजकल टाइम नहीं होता कि अपना टाइम निकाले और आ, आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन दे बेसिकली। या ही हियर। या सॉरी आसिम। फखर, आई थिंक इस बार शायद आपकी तरफ था, तो मैं क्लियर था। मैंने अपने व्यूअर से भी पूछा तो उन्होंने कहा इस बार आप क्लियर हैं, इस बार उस साइड पे शायद इशू है आपकी तरफ, हाँ, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है। अब ओके, जबरदस्त। अच्छा, तो वापस चलते हैं तारीख की तरफ। शुरू से शुरू से 1965 शुरू से। पीआईए का पहला तैयारा 1965 में बोइंग 707 जो था वो कायरो एयरपोर्ट पे जाते हुए क्रैश किया। कायरो एयरपोर्ट के बाहर 124 लोग उसमें शहीद हुए। फिर 6 अगस्त 1970 को पीआईए का फोकर F-27 टर्बोप्रॉप जो था वो इस्लामाबाद से थंडरस्टॉर्म में उसने टेक ऑफ किया। बैड वेदर की वजह से गिर गया, 30 लोग उसके अंदर मर गए। फिर दिसंबर 8 1972 को पाकिस्तान का 2 साल के बाद पाकिस्तान का पीआईए का एक और फोकर तैयारा F-27 रावलपिंडी में इस्लामाबाद के करीब गिरा। ये 1972 था, उसमें 26 लोग शहीद हुए। फिर उसके बाद पीआईए का एक और बोइंग 707 हाजियों को लेकर सऊदी अरेबिया में क्रैश, टेक ऑफ होने के बाद, जद्दा एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने के बाद क्रैश कर गया। 56 लोग उसमें शहीद हुए। फिर पीआईए का फोकर 1986 23 अक्टूबर को हमारे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पेशावर सिटी और पेशावर में, उसमें 13 लोग शहीद हुए थे और तकरीबन 50 लोग थे उसमें ऑन बोर्ड। काफी लोग बच गए थे, लेकिन उसमें जहाज जो था फारिग हो गया था। फिर उसके बाद आप आ जाइए पीआईए का 25 अगस्त 1989 में फोकर तैयारा 54 लोगों के साथ गिलगित के इलाके में, वो नॉर्दर्न एरियाज में गुम गया। उसका रेकेज भी नहीं मिला, उसका कुछ नहीं पता चला आज तक कि उसका क्या हुआ। उसके बाद जनाब 28 सितंबर 1992 को पीआईए का एयरबस A300 नेपाल में खटमंडू एयरपोर्ट पे लैंडिंग करते वक्त पहाड़ से टकराया और खत्म। सब लोग उसमें जो थे 167 लोग थे वो सब उसमें मर गए। उसके बाद जनाब आपका पीआईए का एक और फोकर 2006 में 10 जुलाई 2006 लाहौर बाउंड था। वो लाहौर जाते वक्त मुल्तान से उसने टेक ऑफ किया था और उसपे 41 लोग थे और सारे के सारे, और 4 क्रू के लोग थे, 45 लोग, वो सब शहीद हो गए उसके अंदर। फिर उसके बाद आपकी एयर ब्लू की एयरबस, अगर आप लोगों को याद हो, जुलाई 28 को 2010 को जाके मरगला हिल्स में इस्लामाबाद में लगी थी। उसके बाद फिर आपका ट्विन इंजन प्लेन था एक अदर जेएस चार्टर वालों का, जहांगीर सिद्दीकी एयर चार्टर का। वो जाता था ऑयल ऑफशोर ऑयल वो सॉरी ऑयल कंपनी के लिए इंटीरियर की तरफ, उसका क्रैश हुआ। फिर उसके बाद आप आ जाएं जनाब जी 20 अप्रैल 2012 को भोजा एयरलाइंस का आपका जहाज गिरा, जिसमें 121 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर जो थे इस्लामाबाद के बाहर वो शहीद हुए। फिर उसके बाद ये पीआईए का एटीआर 7 दिसंबर 2016 को, जिसमें जुनेद जमशेद ने शहादत हासिल की, क्या वो। और फिर आज आपका 22 मई को 2020 के A320 जो है क्रैश हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक जो मैं जिस बात पे मेरी क्या बहैसियत पाकिस्तानी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डेफिनेटली एक एविएशन की सेफ्टी का इशू है और वो चला आ रहा है। और पिछले 10 साल में ये जो 4 मेजर एक्सीडेंट्स आपके हुए हैं, इसके पीछे देखे, मैं किसी ने जानबूझ के नहीं किए, लेकिन कोई प्रोसेस, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो रही है ना। जहाज ऐसे कोई एसओपी उड़ते उड़ते नहीं तो नहीं फॉलो गिर, कर रहे होंगे ना, एसओपी नहीं फॉलो कर कोई रहे हैं ना। प्रोसेस वायलेट हुई है, कोई गफलत हुई है किसी से। तो मेरे कहने का मकसद जो है, कल से जिस बात पे मैं हूं कि जनाब
इन्वेस्टिगेशन के बगैर तो कुछ नहीं पता चलेगा। कॉकपिट रिकॉर्डर, जब वॉइस रिकॉर्डर हम सुनेंगे तो हमें कल पता चलेगा कि एग्जैक्टली कॉकपिट में को पायलट यानी कि फर्स्ट ऑफिसर और कप्तान किस प्रॉब्लम से लड़ाई कर रहे थे, उनको क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन क्यों मुझे ये लगता है कि ये बात क्यों की जा रही है कि बर्ड हिट हो गई और फिर वो जहाज के इंजन बंद हो गए। देखिए जहाज जो है, हमने एटीसी की रिकॉर्डिंग में क्या सुना है, और आपने एक वीडियो जो शेयर हुआ, जो बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, एक नॉन पाकिस्तानी का, एक गोरे का वीडियो है जो एयरबस का एम्प्लॉई है, उसने एक एनालिसिस किया है। वो किसी पाकिस्तानी, उसका किसी पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका पाकिस्तान में कोई झंडा कोई फखर आलम नहीं, कोई भंगड़ा गाँव नहीं गाया हुआ उसने, कुछ नहीं किया हुआ, उसका कुछ कोई झंडा नहीं है, कोई झंडा नहीं। पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने एक एविएशन पर्सपेक्टिव से एनालिसिस किया है। उसने क्या चीज बोली है, एक तो जो रैट था, क्या कहते हैं, रैम एयर टर्बाइन, जो नीचे एक्सटेंड हो गया था, उसने कहा वो निकला हुआ है, वो इंजन जब बंद होता है, उससे पावर आनी बंद होती है, तो वो खुद खुलता है, डिप्लॉय होता है, या उसको आप अंदर कॉकपिट से भी डिप्लॉय कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो जाए तो। एक तो आपका रैट जो था वो नजर आ रहा है। दूसरा, जो तस्वीरें आई हैं आपके सामने, जो कुछ एविएशन के जो इंथुजियस्ट हैं उन्होंने ली हैं, तो उस जहाज के नीचे, दोनों इंजन के नीचे काले रंग की खराशें जो है, आप देख सकते हैं कि इंजन के नीचे, इसका मतलब। अब आपके इस पे इंस्टा पे आने से पहले मैं समा टीवी पे लाइव था, तो एक जो सर्वाइवर है उसको अंबर ने लिया हुआ था लाइव फोन पे, तो उसने बताया कि हम पहले आए तो नॉर्मल लैंडिंग की तरह आए हैं, और उसके बाद जहाज जो है वो उसने 2-3 दफा जो है वो रनवे के ऊपर रगड़ खाई है, और उसके बाद पायलट ने जहाज दोबारा उड़ा दिया, और कोई पैनिक नहीं हुआ हमें, कोई बिल्कुल नॉर्मल सी लगी बात हमें, और फिर वो उसको घुमा के लेकर आए हैं। और फिर दूसरी दफा भी पायलट ने हमें अनाउंस किया अंदर कि जी अब हम लैंड करने लगे। ठीक है, अच्छा, अब सवाल जो है ना, मैं जो मेरी अगेन देखिए, कोई अगर ये समझ रहा है कि मैं कोई डिसीजन दे रहा हूँ, बिल्कुल हरगिज नहीं, ना मैं डिसीजन दे सकता हूँ, ना कोई इस वक्त डिसीजन दे सकता है, जब तक डिस्कसिंग है, जब तक कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर नहीं आ जाता, और जब तक कि फ्लाइट जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल जाता, हमें नहीं पता कि उस कॉकपिट में क्या हो रहा था। हमें सिर्फ ये पता है जो हमने अभी तक सुना है अपने कानों से, सबने, मैंने अकेले ने नहीं सुना, मुझे कोई खास कोई अलग से नहीं है, मुझे वही इंफॉर्मेशन है जो तमाम पाकिस्तान के एविएशन एंथुजियास्ट को मिल रही है, वही एटीसी की कॉल जो है वेबसाइट के ऊपर से ऑनलाइन से हमें सबको मिली है, जिसमें उसने कहा है क्लियर टू लैंड रनवे 25 लेफ्ट। उसके बाद उन्होंने कहा अचानक गो राउंड का बोला है। अच्छा, जब उसने कहा रॉजर दैट के वक्त आपने सुना टन 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 टन, जो वो गोरा जो है उसने पॉइंट आउट किया है, वो क्या है, वो वार्निंग अलार्म है जब आपका मेल फंक्शन होता है गियर, ठीक है ना, तो गियर फंसा हुआ था उसका, गियर फंस गया था उसका, लैंडिंग गियर जब नहीं निकला तो उसको वो वार्न हुआ है, और जब वो वार्न हुआ है तो या उनके पास टाइम नहीं था, अगेन जब तक कि हमें फ्लाइट रिकॉर्डर नहीं मिलेगा, उसका ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलेगा, हम नहीं कह सकते। अभी ये मेरा भी अंदाजा ही है, लेकिन मैं इसमें ना पायलट को भी ब्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि 17,000 आवर्स वाला पायलट जो है वो एक बेसिक मिस्टेक नहीं कर सकता कि वो पहिए खोलने भूल गया था, ठीक है ना। तो अगर ऐसा, क्योंकि कुछ लोगों ने सोचे समझे तहत एक ऐसा नैरेटिव कि जी उनकी अप्रोच स्टेबल नहीं थी, वो बहुत हाई थे जब अप्रोच पे आ रहे थे, उनके पास इश्यूज थे। जोफा, यू देयर, बिकॉज़ आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू अगेन। आर यू देयर? आई गॉट इट। वो वो पहिए खोलने भूल गए थे, मतलब कुछ लोगों ने ये फ्लोट किया व्हाट्सएप के ऊपर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये बात निकाली गई। तो जिस तरह के पायलट के ऊपर ना ये डाली जा रही है, पायलट जो बेचारा मर जाता है ना, वो इजी स्केपगोट होता है, ठीक है ना। अब देखिए आप, आपकी दैट इज सैड। अब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईडी की रिपोर्ट है ना जुनैद जमशेद वाले जहाज के अंदर, किसी ने वो रिपोर्ट पढ़ी है तो मैं, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ उसका लबे लबाब क्या है। एसआईडी की ये जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उसकी रिपोर्ट है उस वाले पीआईए के जहाज की जिसमें जुनैद जमशेद की शहादत हुई थी, कि जनाब उसका लेफ्ट इंजन का टर्बाइन का स्टेज 1 का ब्लेड जो था वो 10,000 आवर्स पे चेंज होना था, नया उसके अंदर मतलब एक नया पुर्जा लगना था, जो उसकी आवर्स पूरे हो चुके थे, और वो 96 घंटे तकरीबन 100 घंटे ऊपर चल रहा था, वो पुर्जा अपने टाइम से ऊपर जा चुका था, उसको रिप्लेस नहीं किया गया। और इवेंचुअली जब वो उधर से उड़ा है चित्राल
एयरफील्ड से और हमारी तरफ आया है, वो फिटीक की वजह से वो पुरजा जवाब दे गया और जहाज का इंजन बंद हो गया। ठीक है, और उसके बाद जहाज जो है वो अपना एल्टीट्यूड मेंटेन ना कर सका और जहाज पहाड़ी इलाके में था, माउंटेनस था, जहाज जो है वो गिर गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है ब्रदर, इस बात को समझें कि ये गफलत हुई ना यार, मतलब ये कितनी बड़ी गफलत है। इसमें मैं एक आपसे बात पूछ सकता हूँ? आपको जब आपने रिपोर्ट तक पढ़ी और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कि नॉर्मल किसी बहुत कम पाकिस्तानियों को पता होगी, जो कोई ना कोई जो 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 इस फील्ड में जाना चाहता है या फिर उसके बारे में स्टडी करता है वो तो इस बारे में बात कर सकता है। सर, ये जो जुनैद जमशेद वाला जो वाकया हुआ था, इसकी इसकी सजा मिली है किसी को या नहीं मिली, ये भी तो बताएं आप नहीं, हमें। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसका उसके 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 बाद हुआ क्या। वो रिपोर्ट आई एसआईडी की, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो सिविल एविएशन ने कहा हम इसका जवाब देंगे, पीआई ने कहा हम इसका जवाब देंगे, और वो बात को रफा कर दिया गया। वो क्लियरली कह रहा है कि ये एक मेजर इशू था जहाज के अंदर और इसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। मेरे आज जो मैं जो ज्यादा तकलीफ हो रही है कि मैं क्यों बना हुआ हूँ एविएशन एक्सपर्ट, और मैं ये सवाल कर रहा हूँ और मैं क्यों ये डिमांड कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो और क्लियरली ये बताया जाए कि इस जहाज को क्या हुआ था, और फिर जो रिस्पॉन्सिबल है उनको इसको किसी को तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। अब जरूरी नहीं है कि आप जेल में डालें, लेकिन आप नौकरी से निकालें। आप समझ रहे हैं, नौकरी से निकालें। ऐसे लोगों को नौकरी में नहीं होना चाहिए जिन्होंने दूसरों की जानों के साथ खेलना होता है। अब हेज माय क्वेश्चन। और 100 मेरा 200 लोग हैं, ये कोई 2-4 लोग भी नहीं है यार, ये तो मर्डर है यार, ये करेक्ट। तो कंप्लीट मर्डर। अब और अब अगला सवाल ये है कि जो इस जहाज में जो हमें पता है, देखो जहाज क्रैश किया जब वो दूसरी दफा घूम के रनवे पे आने की कोशिश कर रहा था। हमने सीसीटीवी की फुटेज देख लिया, उसमें उसके पहिए खुले हुए पीछे के नजर आ रहे हैं वाज़ेह तौर पे, और उसकी नोज जो थी, अगर आप नोट करें, जब वो सिंक कर रहा था तो नोज यूं थी और वो यूं नीचे सिंक कर रहा था। इसका मतलब है पायलट ने बैक प्रेशर रखा हुआ था, वो बेचारे दे जस्ट वांटेड टू क्लियर एंड गेट इनटू द एयरफील्ड कि समहाउ हम खुले में जाके जहाज को, यानी कि पायलट आखिरी वक्त तक, मतलब सलूट है ऐसे पायलट को कि वो आखिरी वक्त तक लड़ता रहा यार ये आबादी बचा लूं मैं किसी तरीके से। वो बदकिस्मती थी उनकी कि वो नहीं बचा सके। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है ब्रदर कि जो ये हादसा पेश आया, जो दूसरी अटेम्प्ट पे जाना पड़ा, वो क्यों गई ये दूसरी अटेम्प्ट पे? ये पहली दफा जहाज क्यों खराशे खाता हुआ, टिप्पे खाता हुआ रनवे से गुजरा है? असल में प्रॉब्लम तो वहां शुरू हुई ना, इंजन डैमेज हो गया, फिर इंजन बंद हो गए दोनों। बर्ड स्ट्राइक अगर तो बर्ड स्ट्राइक हुई होती तो ठीक है, हम वो भी किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे पास वो तस्वीर मौजूद है, सॉरी रिकॉर्ड। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर रोक सकता हूँ? एक रिक्वेस्ट, मुझे मेरे जहन में भी सवाल आता है। एक दफा मैं भी ट्रैवल कर रहा था तो किसी से मेरी बात हुई, उसने कहा जी जो एयरपोर्ट होता है ना उसके पास आबादी नहीं होती, और आबादी होती है तो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड उनकी हाइट होती है जी। ये शायद किसी बिल्डिंग से टकराया जो अपनी हाइट से ज्यादा थी, आई थिंक। और ये अभी मैं वो नहीं बता रहा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर तो बुचर शॉप्स भी हैं, जिस एरिया में ये जहाज गिरा है, तो वहां तो परिंदे आएंगे, और ये तो बिल्कुल खिलाफ कानून है जो मैंने सुना था। ये बहुत वैलिड पॉइंट, ये बहुत वैलिड पॉइंट्स है। देखिए बर्ड एक्टिविटी कराची एयरपोर्ट पे बहुत होती है। कराची में वैसे ही आपने नोट किया चीलें ज्यादा होती हैं, आप नोट करें जी वैसे ही, चूंकि हम साहिली इलाका है ना, तो थर्मल्स होते हैं यहाँ पे, तो चीलें ज्यादा होती हैं, तो बर्ड स्ट्राइक्स का ज्यादा खदशा रहता है कराची में। हम तो एयरफोर्स का बेस है ना, उस पर भी हमारे बहुत सारे पायलट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है, चूंकि बर्ड्स का इशू है। दूसरा ये कि आबादी का ये नहीं, हीथ्रो पे अगर आप जाए ना तो हीथ्रो में भी आबादी है बहुत करीब, अंडर लंदन हीथ्रो के अंदर भी जब आप आ रहे होते हैं लैंड करने। जरूरी नहीं है कि वो, हाँ एक बिल्डिंग कोड जरूर होता है हर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, या हर वही एयरपोर्ट मैं के कह इर्द रहा हूँ। जी जी। लेकिन क्या यहाँ पर बिल्डिंग कोड की वायलेशन थी, अगेन इसके बारे में मैं नहीं जानता, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो इस पे मैं नहीं कह सकता। हो सकता अच्छा, है कि दूसरा कोई ये जो मेरा पॉइंट है कि बुचर शॉप्स मैंने तो नहीं देखा, और हमारे यहाँ बुचर शॉप्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं दुनिया के मुकाबले में। वो कचरा बाहर ही फेंक देते हैं, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो ये भी होता है बाहर क्या? ये इस पे रोका जाता है? सो आई डोंट नो कि बुचर शॉप्स को टारगेट किया जाता है कि आप एयरपोर्ट के करीब नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि ये एक सबब जरूर हो सकता है कि परिंदे ज्यादा आते हैं जहां पे गोश्त रखा होगा, सो यू विल जी हैव दैट इशू, यू हैव टू बी मोर। लेकिन परिंदों का जो बर्ड्स को मॉनिटर करना और उनको वहां उड़ाना, वो एविएशन का और एयरपोर्ट मैनेजमेंट का काम होता है कि वो एयरफील्ड को क्लियर रखें। तो वो गाड़ियां भागती हैं इधर से उधर के, यार ये परिंदे उड़ाओ, उधर पे बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो मेरा अब सवाल ये है कि
पहला तो हमें ये बात अगेन कोई हतमी चीज नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सवाल तो बिल्कुल वैलिड है कि जहाज में कुछ क्या हुआ कि उसने पहला, देखें अब सिनेरियो समझने की कोशिश, हम लोग एक सेकंड के लिए पेशेंटली, इफ द एयरप्लेन, अगर जहाज पहला रगड़ खाई है उसने बगैर पहियों उतरा है, जो कि जो पैसेंजर जो सर्वाइवर है, जिसको मैंने आज समा टीवी पे खुद मैं लाइव था उस पे, तो उसको सुना है, उसने कहा जी पहले जहाज उतर, उसने 2 दफा टक्कर खाई है जमीन पे और फिर वो उठ गया है, उड़ अच्छा, गया। मैं आपसे समझ गया? यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बाज़ औक़ात आपको लैंडिंग में भी, अभी कभी आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे भी लैंड करें तो बहुत जोर से आवाज आती है, और बहुत कभी कभी तो बिल्कुल ही आराम से स्मूथ उतर जाता है। तो हो सकता है कि वो ये समझ रहा हो जो इंजन टकराने को, ढक ढक, कभी कभी बिल्कुल वो आवाज आती है आपको। क्या ये वजह भी हो अच्छा, सकती है उस? नहीं, पायलट ने, देखिए पायलट ने, अगर आप एटीसी की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पायलट का राब्ता हो रहा होता है। पीके 8303 गो राउंड, ठीक है, उसने गो राउंड किया है। जब इंजन, वो जब आवाज आई है ना टन 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 टन, पीके 8303 गो राउंड, गोइंग राउंड, उसने उसी वक्त गो राउंड कर दिया। अब वो उस वक्त सिंक रेट पे था। अगेन ये सब कुछ जब वो सारा डेटा रिकॉर्डर निकलेगा तो पता चलेगा कि ये क्या हो रहा था, लेकिन जो जो बुनियादी तौर पे बिल्कुल क्या डेटा रिकॉर्डर निकल के हमें पता चलेगा, या हम उसी तरह रुलेंगे जो 10 साल से हमें कोई रिजल्ट नहीं आते और हम? ये ये है असल सवाल मेरा, ये है मेरा असल नुक्ता, ये है मेरा असल लोग जो, जिस बात पे मैं थोड़ा सा गर्म हुआ था कल, और जिस पे मैं थोड़ा सा वो हूँ, जिस लोग नाराज हो रहे हैं, ये जो मेरे ऊपर हमला हुआ है ना ट्विटर के नहीं, ऊपर। लेकिन फखर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी यूएसपी है, ये कितनी दफा तुम्हें दबाने की कोशिश की गई है? मैं कुछ छठी दफा देख रहा हूँ तुम्हारे साथ, और ये छठा सिचुएशन देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ हो। मैं ये ये तुम्हारी यूएसपी है, तुम उठ के आते हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो। मैं इसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मेरे लिए भी खड़ा होता है। चाहे जब सही होगा ना, तो ये अपने दोस्त को खुद कहेगा, अगर समझेगा कि यार ये गलत हो रहा है तो ये बोलेगा, अपने दोस्त को भी बोलेगा। चाहे उसी गवर्नमेंट के लिए टेलीथॉन फ्री में करता हो, जाता हो, अपने घंटों इन्वेस्ट करता हो, लेकिन फिर जाके हक के लिए बात करेगा। ये देखे ना, अगर अगर आप लोगों को पिट्ठू चाहिए, आप लोगों को यस सर या यस मैन चाहिए, तो फिर वो हम लोग नहीं है, नहीं नहीं, फिर हम यहाँ नहीं ये होते, है, फिर हम। हाँ बिल्कुल सो ठीक है। ये मेरे मेरे कम से कम अंदर नहीं है, तो मैं यस सर मैं नहीं हो सकता, मैं सवाल तो करूंगा, ठीक है ना, आपको अच्छा लगे ना लगे। तो मेरा इशू यही है, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि देखें कि रिपोर्ट जो है ये सही हो, और अगर तो इन्वेस्टिगेशन के बगैर कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता कि क्या हुआ है, तो ये बात इदारे का सरबराह भी नहीं कह सकता कि मेरा जहाज भी सही था और मेरा पायलट भी सही था, आप नहीं कह सकते। और इस ठीक बात है। को समझे, अगर ये पायलट एरर हुआ है, एक मिनट के लिए सोच लें कि ये पायलट की गलती थी, तो उसमें भी देखें, गलती अगर पायलट की थी तो उस इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में हमें ये पता चलेगा कि पायलट की क्या गलती थी, कौन से गलत लिए, और फिर उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल के नए एसओपीज तैयार होंगे कि ताकि गलती दोबारा ना हो। ना हो। ठीक है, सही बात। एक तो ये चीज, और अगर ये अच्छा, एक मेंटेनेंस का, एक डिस्कनेक्शन है, सॉरी, एक डिस्कनेक्शन है थोड़ा सा, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। डिस्कनेक्शन ये है कि आपने बताया लैंड लैंड करते हुए की जो सिचुएशन बता रहे थे, वहां आपने हमें पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया कि वो ओके, लैंड करते हुए तो क्या हुआ। उस, उसने जब लैंड करते हुए जो एटीसी कम्युनिकेशन आप सुन सकते हैं, उसका पीछे अलार्म बजा है, कौन से वाला, अंडर कैरेज फेलियर का, ये मेल फंक्शन का, यानी कि अंडर कैरेज उसको कह रहा हूं मैं, रिट्रैक्टेबल गेयर को नीचे पहिए, तो पहिए नहीं खुले ना, तो उसने जब लिवर नीचे किया ना, तो टन 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 हुई है, तो उसकी आवाज में आप सुन सकते हैं जब वो एटीसी से बात कर रहा है कि पीछे अलार्म बज गया, और उसके फौरन बाद उसने एटीसी से जो अगली चीज कही है, उसने गो राउंड बोला है। अब गो राउंड पे, गो राउंड का मतलब क्या है कि मैं लैंडिंग नहीं कर रहा, मैं रनवे के ऊपर से फ्लाई करके मैं दोबारा पैटर्न में जाऊंगा, डाउनविंड जाऊंगा, फिर फाइनल बेस टर्न करके दोबारा लैंडिंग बनाऊंगा, या मैं पूरी दोबारा शूट करूंगा। अगर मैं अप्रोच प्लेट फॉलो कर रहा हूँ, मैं वापस अपने इनिशियल अप्रोच फिक्स पे जाऊंगा, और फिर इनिशियल अप्रोच फिक्स से दोबारा पूरी अप्रोच बनाऊंगा। हमें ये नहीं मालूम कि जब वो लाहौर में था ग्राउंड पे, तो वहां पे कोई क्या प्रॉब्लम थी जो उसने इंजीनियरिंग को बताई पायलट ने, क्या टेक ऑफ के बाद उसको कुछ नजर आया, क्या इन इन राउट टू कराची 1 घंटे की फ्लाइट में उन्होंने कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट की, और उसको बाद उसको बोला कि यार हमें लग रहा है कुछ हाइड्रोलिक इशू, जो भी, ये हमें बात, ये अगेन ये सारी बातें हमें बाद में पता चलेंगी, इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। लेकिन वो गो राउंड का उन्होंने बोला है, हमें पता है कि उन्होंने गो राउंड का बोला है, हमें ये पता है कि जहाज
रगड़ लगी है, हमने दोनों इंजन के नीचे काले रंग की बड़ी बड़ी खराबी देखी है। एयरपोर्ट से जो मुसलसल बार बार इंफॉर्मेशन आ रही है सिविल एविएशन की तरफ से कि 4500 फुट के मार्कर पे रनवे पे जो है रगड़ लगी हुई है एक बहुत बड़ी इंजन की, और फिर 6000 फुट के मार्कर के ऊपर एक रगड़ लगी हुई है, और डेबरी भी है, थोड़ा थोड़ा इंजन के नीचे के हिस्से जो पीसेज है वो पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो दोनों इंजन फेल हुए वो इसलिए हुए कि उस वक्त तो इंजन चल रहे थे, रगड़ लग गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें अंदर हिली है वो ढीली होते होते वो इंजन में गई, इंजन बंद हो गया जब तक वो वापस घूम के आए। दूसरा ये कि इनका पहिया फंसा हुआ था। तो ये जो इन्होंने वापसी का चक्कर लगाया ना, इसमें एक बस में क्या होता है, बहुत मैनुअल लीवर होता है कि पहिए खोलने के लिए चरखी घुमानी पड़ती है एक तरह से आपको, मैनुअली आप उसको कैरेज जो है वो एक्सटेंड होता है, आपके पहिए एक्सटेंड होते हैं। तो ये उन्होंने वो मैन्यूवर किया कि यार पहिए खुले कर सकें। बदकिस्मती से बाय द टाइम वो घुमा के वापस लाए तब तक इंजन फेलियर हो चुका था और जहाज सो ये इवेंट्स ये अभी तक हमें पता है। मैं अगेन प्लीज, अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं हतमी कोई बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो हमें अभी तक एग्जैक्टली बताया गया है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है चीजें और ऑथेंटिक चीजें। देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जितनी भी कॉन्वर्सेशन है वो असल है, वो किसी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके नहीं डाली, वो असल है, ठीक है। जहाज गिर गया, हमने देखा, हमने सीसीटीवी की फुटेज देखी, असल है, ठीक है। हमने पीआईए की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा जहाज भी ठीक था, पायलट भी ठीक था, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमें ये सिविल एविएशन का है कि जहाज ने 2 दफा टक्कर खाई है। आज मैंने एक पैसेंजर से बात की, उसने, जो पैसेंजर मेरे साथ लाइव था समा टीवी पे, उसने कहा कि पहली दफा जहाज उतरा है, उसने 2-3 जो है वो ढस ढस जमीन पे खाए और उसके बाद दोबारा उठा है, यानी कि वो बगैर पहियों के जमीन पे उसने लगाया है, दोनों इंजन वहां पे रगड़ा खाए हैं, ठीक है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, अच्छा एक सेकंड, एक सवाल है मेरे पास, जब एक सवाल है मेरे पास, जैसे ही वो ढक ढक किया, अगर वो इसी को रगड़ता हुआ ले जाता तो वो भी प्रॉब्लम थी, ये सवाल मेरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगेन इस पे ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि बहुत सारे पायलटों ने कहा यार अगर एक दफा जहाज लग गया था, रगड़ खा गया था, तो वो रोल आउट कर जाते। देखिए, क्या वो पहले से बेली लैंडिंग करने के लिए आ रहे थे? अगर वो पहले से बेली लैंडिंग करने के लिए आ रहे थे तो फिर वो पहले से आगे उसका प्रोटोकॉल क्या है ये भी सुन ले, प्रोसीजर है उसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले आप अपना जितना एक्सेस फ्यूल होता है उसको बर्न करते हैं ताकि जहाज में ईंधन कम से कम हो। क्योंकि जब आप बेली लैंडिंग करते हैं ना, जहाज को उसके पेट पे उतारते हैं, तो वो मेटल है जो कंक्रीट से लगता है, तो चिंगारियां पैदा होती हैं, तो आग लगने की, आग भड़कने की, और अगर ज्यादा तेज उतार दें तो वो गर्मी से जहाज खुल भी जाता है, डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है। तो आपकी कोशिश होती है कि आप जहाज को अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा ईंधन उड़ा सकते हैं हवा में वो खत्म कर दें, फिर आप बेली लैंडिंग के लिए। और दूसरे प्रोटोकॉल क्या आते हैं कि एम्बुलेंसेज और फायर टेंडर्स रनवे के साइड पे आके खड़े हो जाते हैं, जहाज जब आता है तो उसके साथ भागते हैं। तो ये पूरा प्रोटोकॉल, क्या वहां पर उस वक्त फायर टेंडर्स डिप्लॉय हुए थे? नहीं, मुझे अभी तक जो बताया गया नहीं थे। इसका मतलब ये कि पहले से तैयारी नहीं थी कि कोई बेली लैंडिंग के लिए आ रहा था, ये लोग नॉर्मल लैंडिंग के लिए आ रहे थे, ये किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं, ये बेली लैंडिंग के लिए नहीं आ रहे थे। अनलेस कि अब ये बात they weren't prepared, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज के लिए, इसलिए वो उड़ा के ले गए। सो वो जो शॉक लगा है ना, जब उन्होंने रगड़ा खाया और वो चिंगारियां उठी होंगी, क्योंकि चिंगारियां बहुत उड़ती हैं जब जहाज लगता है, चिंगारियां उठी होंगी, तो उन्होंने क्या, टोगो एक स्विच होता है कि टोगो होता है टू गो राउंड, आप वो दबा देना तो जहाज खुद ब खुद गो राउंड में चला जाता है, जहां पे भी होता है वो अपना प्रोसीजर फॉलो करता है गो राउंड का, इनके उठा के अपने आप को लेके चला जाता है। उन्होंने टोगो दबाया या खुद मैनुअली किया, आई थिंक टोगो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, अगेन ये तो हमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला, और उस पे फिर वो चले गए वापस, उन्होंने जहाज उठाया। लेकिन जो आप कह रहे हैं उन्होंने बिठाया क्यों नहीं, वो मैं ये जानता हूँ कि उस वक्त बंदे को इतना बड़ा शॉक लगता है कि ये क्या हुआ, जहाज जमीन से लग गया है और पहिए भी नहीं है। तो हो सकता है कि रिएक्शन में पायलट ने बजाय बिठाने के उसको कहा कि मैं यार दोबारा घुमा के लाता हूँ पहिए वापस। अच्छा, इसमें एक और सवाल है, एक सवाल और है इस जगह पे, एक सवाल और है, सॉरी, मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ, और जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है ना तुम दे भी रहे हो। जब वो लैंड कर रहे थे और तुम जैसे कि कह रहे हो कि उनको पता नहीं था कि ये लैंड कर रहे हैं, और तो उनको वो रेडी थे, तो उनको कोई जहाज में ऐसा सिस्टम नहीं होता कि जो बताए कि आपके पहिए नहीं खुले? होता है ना, ये इज अनदर गुड क्वेश्चन। अगर आपके पहिए पर ना खुले और आप उतारने को, उसमें है बहुत सारे, आजकल के जहाजों में इतने बेल्स एंड विस्टल्स होते हैं जो आपको बार बार चीजें बता रहे होते हैं, ठीक है। आपको बता रहे होते हैं कि टू लो एल्टीट्यूड, स्टॉप स्टॉप, टेरेन टेरेन, पिंग पिंग पिंग, ट्रेन ट्रेन मतलब ट्रेन ट्रेन। इतनी bells and whistles
आजकल ऑटोमेशन के अंदर कि वो आपको बार बार प्रॉम्प्ट करता है जहाज, कब कोई अनयूजुअल चीज होती है तो। हैविंग सेड दैट, ये याद रहे कि बहुत सारे क्रैशेस ऐसे होते हैं, सारी बेल्स एंड विस्टल्स के बावजूद भी जहाज कोई ऐसी मेल फंक्शन कर जाता है कि वो कोई भी नहीं एंटिसिपेट कर रहा होता, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ओके होता कि ये ओके, दैट्स ये मैं मांगू। तो जहाज मेल फंक्शन कर सकता है। तो मैं सिर्फ ये हम्म, कह रहा हूँ कि नॉट कंक्लूजन ना करें, पायलट को ब्लेम ना करें। अब सिर्फ ये समझें कि अगर उसके पहिए नहीं खुले थे, पहला सवाल जो है ना इस सारी इन्वेस्टिगेशन में वो ये होना कि पहिए क्यों नहीं खुले थे। खुले, पहिए खराब हो गए थे, जैम हो गए थे, क्योंकि वो वजह है जिसकी वजह से जहाज जमीन को लगा डायरेक्ट, और इंजन जो है उसने रगड़ा खाया, और इंजन जब नीचे से डैमेज हो गए, जब तक वो गो डाउन करके आए इंजन जवाब दे, और फिर वो उस इलाके पे गिरा जहां वो गिरा। लेकिन जहां वो गिरा ये इवेंट क्रैश का इवेंट है, कहां से हुआ था आपको ये देखना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना। ये डेटा आपको बताएगा, इन्वेस्टिगेशन। मगर अगेन जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, ये पब्लिक कब होगी, ये लेकिन अवाम ये को डेटा कभी। आप हमें ये इन्फॉर्म करें कि डेटा आने में कितने दिन लगते हैं? सुना है कि फ्रांस जाता है इसका ब्लैक बॉक्स या जो भी इसकी चीज तो होती है वो जाते बस के एक सीनियर नुमाइंदे हैं जो मिडिल ईस्ट में बेस्ड, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने उनसे फोन पे बात की आज शाम को। उन्होंने मुझे, मैंने कहा क्या आपके पास इनिशियल क्या है, उन्होंने कहा हमारे पास initial तो अभी इट्स टू अर्ली थे, हमारे पास तो वही है जो आप लोगों को पता होगा, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है। वी नो दैट देयर वाज अ प्लेन दैट इज गॉन डाउन, वी नो कि वो कहाँ पे गिरा, किस टाइम पे गिरा, क्या। इसको डिटरमिन करने के लिए हमें अभी टाइम लगेगा। हम अब जब तक कि डेटा रिकॉर्डर नहीं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर के लिए, उन्होंने कहा कि हम जहाज और कुछ इंस्पेक्टर्स भेजेंगे पाकिस्तान कुछ दिनों के अंदर, और वो कलेक्ट करके वहां से लेकर जाएगा, वो करेगा। तो सो दिस विल टेक सम टाइम। लेकिन अगेन जब ये आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मेरा सवाल फिर ये है सबसे कि क्या उसके बाद हम किसी को सजा देंगे, किसी को नौकरी से निकाला जाएगा, एक बंदे को नहीं, क्या पूरे डिपार्टमेंट को जो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर तो वो पायलट एरर है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर कोई कमी रही है, या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कोई इशू था, या प्रोसीजर्स के अंदर कोई इशू था, तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, और अगर कोई बहुत ही इम्पॉसिबल चीज हो गई है कि किसी के कंट्रोल, देखिए इम्पॉसिबल चीज क्या होती है। एयर मलेशिया का जहाज उड़ रहा था, मिसाइल आके लगा रशिया के ऊपर की, याद है ना आपको? अभी ये हाल ही में ट्रिपल, पहले उनका एक 7 लापता तक मिला ही नहीं, जहाज उतर गया। हाँ। और फिर दूसरा जहाज उनका जा रहा था, तो वो कौन से सेंट्रल एशियन कंट्री के ऊपर उन्होंने मिसाइल मार के उसको गिरा दिया। ये भी कुछ बात है ना। जी जी बिल्कुल। वो सब ना वो एयरलाइन का कसूर है, ना वो मेंटेनेंस का कसूर है, ना वो पायलट का कसूर है, वो तो जिसने मिसाइल मारा जानबूझ का कसूर है। ये जहाज जो है ये एक एक्सीडेंट की वजह से गिरा है, इसमें अभी ये पता करना तो नामुमकिन है कि किसका कसूर है, लेकिन किसी का कसूर है जरूर। उसको है। छोटा बिल्कुल। बड़ा डिटरमिन होगा कि क्या ये कोई बड़ा कैटास्ट्रॉफिक गलती थी किसी की, या ये किसी की बिल्कुल एक छोटी प्रोसीजरल गलती थी जिसका इतना रिजल्ट आया। मगर मेरा बहैसियत पाकिस्तानी ये डिमांड है आप सबके लिए कि हमें इसके बाद, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद, बताया जाए कि कसूरवार कौन था, जो माजी में हमें नहीं बताया जाता। माजी की रिपोर्टों में ये बात जो है ना, वो ये इन्वेस्टिगेशंस नौकरी बचाओ मुहिम होती है। तो ये मेरा नजरिया है, ये मेरी थॉट प्रोसेस है, ये मेरा ओपिनियन है, ना मेरी वर्डिक्ट है, ना मेरी कोई वो है। अगेन एज अ एविएटर मैं बहुत अच्छे तरीके से इस जिम्मेदारी को समझता हूँ कि जब तक कि आपके पास पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की और वॉइस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की, आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन जितनी चीजें हमें इस वक्त मालूम है, उनको मद्देनजर रखते हुए वाज़ेह तौर पे जहाज के लेयर में कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जहाज बगैर पहियों के रनवे पे रगड़ खा के गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है वो एक अलग कहानी है। अच्छा, पहली चीज जो यहाँ यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास। और बड़ा आप लिबर्टी लेता हूँ क्योंकि आपसे मेरी दोस्ती भी है और आपसे पूछ भी सकता हूँ। हमारा आपसे सवाल ये है कि देखें, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ टाइम भी इन्वेस्ट किया, इमोशन भी इन्वेस्ट किए, अपनी सर्विसेज भी इन्वेस्ट की फ्री ऑफ चार्ज, और जैसे कि उन्होंने शुगर का जो स्कैंडल है उसको भी पब्लिक किया है। तो आपसे सवाल ये है कि आपने
आपने सारे दौर देखे हुए हैं, आप बताइए कि भाई क्या ये पब्लिक होगी? आपको क्या लगता है ये हुकूमत इसको पब्लिक करेगी? यार मुझे पहली बात तो कि ये रिपोर्ट आएगी कब, क्या ये हुकूमत में आएगी कि नहीं आएगी, ये अलग से देखने वाली बात है। दूसरा ये है कि मुझे आज मेरे पाक फजाइया के एयरफोर्स के दोस्त हैं, उन्होंने जिनसे मेरी बात हुई, जो पीआईए में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं के अंदर जो अरशद मलिक साहब के साथ काम फेस टू फेस, उनकी तरफ से जो मुझे बात, उन्होंने कहा कि नो मैन, और फखर भाई आप कल बड़े गर्म हो रहे थे, लेकिन देखें आपको करना पड़ेगा, वो बड़े सेफ का रिकॉर्ड बड़ा है सेफ्टी के हिसाब से। वो पाकिस्तान का फैक्ट्री के बॉस रहे हैं, एयर 17 प्रोडक्शन उन्होंने की है, सो ही इज अ नेशनल हीरो ऑफ अ सॉर्ट। वो ऐसे आदमी नहीं है कि वो इसको जाने देंगे इस बात को इससे। तो मेरी उम्मीद ये है कि ये बात सुन के मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि ही इज सच अपराइट एंड स्ट्रॉन्ग मैन। तो अब मेरी उम्मीद ये है कि एक तो वो इतनी लंबी इस रिपोर्ट को लंबा नहीं होने देंगे, वो सब पे प्रेशर डालेंगे कि उसको टाइमली खत्म करके जिसकी जिम्मेदारी है उसको उस पर पिन करके उसको अनाउंस करके उन साहब के खिलाफ जो भी डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट के अंदर भी तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की कोई ना कोई होंगे ना प्रोटोकॉल, उसके मुताबिक उनको अकाउंटेबल करें। यार आपने तकरीबन 100 लोग जो हैं वो गंवाए इस हाथ, आपने पहले भी इतने लोग जो हैं, और खाली पीआईए को मैं नहीं बात कर रहा, मेरा सवाल आपको आता है के बाद अगले सवाल जो है वो आसिम ये है कि होजा का प्रॉब्लम हुआ, एयर ब्लू का प्रॉब्लम हुआ, शाहीन एयरवे का एक जहाज जिसका मेरा ख्याल एयर वर्दीनेस का कोई इशू था, उन्होंने वो जहाज पाकिस्तान से बाहर निकालना था, इन्होंने किसी तरीके से सिविल एविएशन के साथ क्या बात की क्या नहीं किया, वो जहाज लेके चले गए, यहाँ पे किसी ने उसको पेरिस, रोका ही नहीं, पेरिस या रोकना था जर्मनी कहीं, हाँ कहीं, हाँ कुछ जहाँ था उसका। जहाज को। तो मेरा मेरा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं और उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। एक तो बड़ी अजीब सी बात यह कि 1.5 साल से सिविल एविएशन अथॉरिटी का डीजी नहीं अपॉइंट हुआ, डायरेक्टर जनरल नहीं अपॉइंट हुआ। जो भी सेक्रेटरी होता है फेडरल सेक्रेटरी एविएशन का, उनके पास एडिशनल चार्ज था। पहले एक बड़े काबिल आदमी थे शाहरुख जतोई साहब, उनके पास शाहरुख भाई थे, उनके पास था। उन्होंने शाहरुख साहब ने जो है इसको बड़े जबरदस्त तरीके से निभाया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि क्या इशू है। हमें अब हम देखें, हम अभी तक हॉस्टेज हैं एक पुराने माइंडसेट के, हमें उसमें से निकलना होगा। आपको बैनुल अक़वामी एक्सपोजर रखने वाले, एविएशन लॉ समझने वाले, एविएशन बिजनेस, एविएशन कॉमर्स, एविएशन इकोनॉमिक्स, एविएशन मैनेजमेंट समझने वाले लोगों की जरूरत है। हो सकता है कि वो पाकिस्तानी ना हो, ठीक है ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप लाएं, काबिल लोगों को लाकर लाएं, उनको कहें कि यार प्लीज हमारे सेक्टर को रीऑर्गेनाइज करें, हमारे प्रोसीजर्स को रीऑर्गेनाइज करें। और बड़ी छोटी छोटी वेरी गुड, पॉलिसीज हैं बड़ी वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट। और आप पूरा फखर, फखर आप जब क्रिकेट के लिए, जब आप पीएसएल खुद करते हो, पीएसएल की काफी आपको इन्फॉर्मेशन, जब आप वहां उसके लिए कोच या अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बाहर से ला सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राइट, मैं ये कह रहा हूँ ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी होना चाहिए, आप बाहर से ला सकते हैं। और आप देखें, आप एक बड़ी स्ट्रेटेजिकली अच्छी लोकेशन पे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी एविएशन सेक्टर के अंदर। और आप टूरिज्म को अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो अच्छी एविएशन के बगैर आपकी टूरिज्म अनलॉक नहीं हो, अच्छी एविएशन के बगैर टूरिज्म वैलिड, अनलॉक। वैलिड। तो मेरा सिर्फ ये है, तो मैं अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी है मैं माजरत चाहता हूँ। मैं नहीं हूं एक्सपर्ट, आप लोग सब ये एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं बहैसियत पाकिस्तान बिल्कुल ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरी पेट्रियोटिज्म पे कभी सवाल उठाएं। हो सकता है कि मैं गलत सवाल कर रहा हूं, हो सकता है कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन सही या पूरी ना पता हो, लेकिन मेरे अंदर एक चीज के ऊपर आप कभी सवाल नहीं उठाते कि क्या मैं पाकिस्तान के साथ सिंसियर हूं कि नहीं हूं। मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, लेकिन मेरे अंदर, मेरे लिए, मेरे अपने मुल्क के लिए जो कुछ मौजूद है वो मैं जानता हूं, और तमाम वो लोग जो मेरे करीब हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत अच्छी तो तरीके मैं से जानते हैं, और हम गवाही दे सकते हैं इस चीज की कि यार तुमने माशाल्लाह जो किया है यार। 8 अक्टूबर का जलजला हो या दूसरी चीजें हो, मैं तो नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे ग्रीन प्रोजेक्ट में तुमने मुझे इतना साथ दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं ग्रीन को इतना यहाँ डेवलप कर पाया हूँ। बट बहुत सारी चीजें हैं और ये लोगों ने देखा है, टू दे रिस्पेक्ट यू।
इन दिस केस। तो कहना चाहता हूँ कि वो कुछ लोग हैं ना, तो एनीवे अब मैं उन लोगों की वजह से कंज्यूम नहीं हो सकता। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों, देखो एक बात को गौर से सुने आप लोग सारे के सारे। जब कोई भी इदारा गलत हो जाता है ना, उसको दुरुस्त कर लें, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता आप उससे इफेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए शायद आज आप में से बहुत सारे लोगों के कोई भी जानने वाले चाहने वाले उस जहाज में मौजूद नहीं थे। कल सुबह उठ के आप लोग अपने चाहने वालों के साथ अपनी ईद मनाएंगे। आपको पता है कि कितने सारे घरों में कल मातम हो रहा होगा। वो लोग बड़ी नॉर्मल सी एक उन्होंने कहा यार अपने नेशनल कैरियर बैठ के अपने वापस ईद गुजारने के लिए मैं के पास जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के पास जा रहा हूँ, मैं अपने बुजुर्गों के पास जा रहा हूँ। वो तो एक नॉर्मल सी फ्लाइट पे बोर्ड किए थे यार। आप में से बहुत सारे लोगों ने जहाज लिए होंगे, फ्लाइट ली होगी। कभी आपने सोचा है कि वो उसी तरह नॉर्मली जिस तरह आप जहाज में जाते हैं उस तरह के वहमो गुमान में नहीं था कि इस फ्लाइट का इख्तिताम कहाँ पे होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को, खा वो सिविल एविएशन हो, खा वो पीआईए हो, उसको किसी भी किस्म का डिस्काउंट ना दें गफलत के ऊपर। ठीक है। और इस वक्त ये ना, ये मैं कह रहा हूं कि ये पीआईए की इंतजामिया को आप हटा दें या फलां को हटा दें, कोई ऐसी जज्बाती मेंटल वो नहीं है। मुझे कल बुरा लगा कुछ चीजें जिस तरीके से हैंडल की गई, वो मैंने कल गई बात गई। अब मैं कंस्ट्रक्टिवली आप कह रहा हूं कि ये बहस पाकिस्तानी, हम सब का हक है कि हम पुरानी तमाम रिपोर्टें जो है वो पब्लिक की जाएं। ये कानून कानून बनाया जाए पाकिस्तान में कि जब भी कोई एयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी, उसमें से कोई चीज काटी नहीं जाएगी, कोई नाम काले पर उसके ऊपर जो है रिट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे, पूरी की पूरी चीज जेन्युइनली आपके साथ शेयर हो। सो दिस इज ए वेरी बड़ी बेसिक सी बात है ये। इसमें ना पायलट होने की जरूरत है आपको, ना एविएशन एक्सपर्ट होने की जरूरत है। इसमें आपको सिर्फ एक बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए कि आपके हकूक बहैसियत शहरी ये है कि आपसे ये बातें छुपाई ना जाए। क्यों छुपाई जाती है, क्यों आपको मना किया जाता है कि आप स्पेकुलेशन ना करें, आप सवाल ना करें? आप यार डिक्टेटर्स करते हैं ये रवैया, तो ये तो डिक्टेटर्स का रवैया होता है, तो बादशाहों का रवैया होता है कि खबरदार आपने सवाल किया तो आप लोगों का जो है वो रुख किसी और तरफ करना चाहते हैं, आप लोगों को जो है वो इंसाइट करना चाहते हैं, आप लोगों को जो है वो वरगलाना चाहते हैं। ओ भाई आपसे सवाल कर रहा हूँ यार, जहाज गिर गया यार, क्यों गिरा यार? ठीक है, हाँ आपका जवाब ये होना चाहिए कि बिल्कुल गिरा, बहुत दुख हुआ, इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट निकलेगी, नाम आएगा, सजा मिलेगी। ये बोलेंगे आप पहले मेरे से जवाब का। फिर जब मैं आपसे 6 बात पूछूंगा किधर है मेरी रिपोर्ट, मेरे पाकिस्तानी मरे थे जहाज के अंदर, वो रिपोर्ट किधर है? फिर आप मुझे जवाब दें कि जनाब ये रही रिपोर्ट, या 2 महीने रह गए रिपोर्ट में, 2 महीने बाद आपको बताएंगे। फिर जब मैं 2 महीने बाद आपसे पूछूं, फिर आप मुझे जवाब दें कि जनाब ये रही रिपोर्ट, ये हुआ है जहाज के साथ, ये बंदा कसूरवार है या कोई कसूरवार नहीं है, ये सिस्टम गलत है, इसको हम ठीक कर रहे हैं। बस खत्म होगी बात। ना मैं कम ये होगी पाकिस्तानी ना आप। ये होगी तब्दीली, ये होगी तब्दीली। ये बस इतना है ना यार। आप अगर ये करना शुरू कर दें, देखें आप प्लीज इस वक्त तो खुदा का सोचें, वो जिनकी फैमिलियां अफेक्टेड हैं उनके बारे में। आप, मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी बातें मैंने सुन रहा हूं मैं कि मुझे हंसी आती है कि ये कौन सी टॉपिक है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई नहीं बता सकते अभी कोई भी हम में से ये पायलट एरर है, जहाज के अंदर खराबी हुई है। अच्छा, जहाज की खराबी कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो फिर पीआईए की कारकर्दगी आ जाए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ना कि ये क्यों, ये जो अभी इस तरह सब लोग अचानक यूं हो गए ना, वजह से हुए कि हर कोई इधर उधर देख रहा है कि यार ये डालेंगे ऊपर। तो अब इसको पहला इसका अप्रोच होगी कि इस मामले को ठंडा किया जाए। ठंडा करने का इंक्वायरी होगी, डिले टैक्टिक। इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है ना, तो वो ठंडा किया जाएगा। फिर ठंडा करके वो मंजूर है यार, आप लें अपना, आप 6 महीने ले लें, आप 1 साल ले लें, आप 2 साल ले लें, आपने जितना टाइम लेना है आप लें। लेकिन प्लीज आप पब्लिक जरूर कीजिएगा रिपोर्ट को, और जो कसूरवार है उसको खुदा का वास्ता है उसको किसी अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस में तो डालें। उसको कहेंगे भाई तेरी नौकरी खत्म, या यू आर सस्पेंडेड टिल यू गो टू अ ट्रायल या डिसिप्लिनरी कमेटी, और तुम अपने आप को जाके क्लेरिफाई करो वहां से, या सजा भुगतो इस चीज की। लेकिन जब कॉन्सिक्वेंस ही नहीं होगा, जब मुझे पता होगा कि यार अच्छा जहाज में खराबी है, लेकिन ठीक है यार जहाज को हवा में रखना है, क्योंकि जब तक हवा में जहाज तो टिकटें बिकती रहेंगी और प्रॉफिट आता रहेगा। वैसी एयरलाइन पे बड़ा प्रेशर है, तो हमें प्रॉफिट सिक्योर करने हैं तो जहाज उड़ाते रहो।
क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये कॉर्पोरेट क्राइम है बेसिकली। हम ये नहीं कर सकते, हमें करना नहीं चाहिए। ये है मेरी थोड़ी मेरी इल्तिजा है। बाकी क्या है यार, मैं दुखी, खुदा की कसम है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं अंदर से अभी तक इस गम में हूं कि यार ये लोग एक अच्छे A320 नए जहाज के अंदर ट्रेवल करके कराची आते हुए, देर नो लॉन्गर देर, वो अराइव ही नहीं। तू सोच आसिम एक मिनट के लिए कि अगर हमने वहां पे अपने चाहने वाले को, अपने प्यारे को लेने के लिए खड़ा होता और देखा होता ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता वो स्टेटस, जहाँ पे दो ग्रीन बत्तियां जल रही होती हैं कि फ्लाइट डिलेड, कैंसल्ड या नॉट नोन या डिले, और आप इधर उधर जहाज किधर है, जहाज किधर है, और फिर अचानक तुम्हें मुझे वो फोन है, यार पता है तूने वो चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहाज गिर गया। तो उस वक्त क्या कयामत गुजरी होगी यार, मुझे अब क्या कयामत गुजरी। लेकिन फकत वक़्त तुम्हें नहीं लगता कि हमारी फैमिली की कोई ज़ारा आबिद होगी अगर इस पे आज स्टेप नहीं लिया गया? हमारी फैमिली से कोई जैन पुलानी होगा या हम में से कोई जैन पुलानी होगा? मैं आज सच बात बता रहा हूँ, उसके छोटे छोटे बच्चे यार, हम लाइक आंसू आते हैं बंदे को देख के यार, कि बंदा आया सिर्फ इस काम के लिए और 38,000 रुपीज पर टिकट चल रहा है यार। अब डबल द प्राइस आप दे के आ रहे हैं यार। मैं एक तो सवाल पूछता हूँ ब्रदर, वो एयर ब्लू का जहाज गिरा था, उसमें वो हमारे एक दोस्त होता था फैसल, बिल्डर था बहुत, जिसके पास कराची के, वो और उसका छोटा भाई उसमें शहीद हुए थे। उनके छोटे छोटे बच्चे थे यार, वो सुबह की फ्लाइट लेके गए थे कि हम ये सुबह की फ्लाइट लेके जा रहे हैं, शाम की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, अगर आप लोगों को याद हो। और मुझे आज तक याद है कि हम दोस्त जो थे, जब हम लोग यहाँ से इस्लामाबाद, हमारे बहुत सारे दोस्त गए थे उनको रिमेन्स को लेने के लिए, तुम्हें पता है कि बॉडी किस तरह दी गई थी? 2 बॉडी बैग्स हमें किस तरह दिए थे? शॉपर्स, शॉपर दी गई थी। एशियन का क्रैश बड़ा डेविस्टेटिंग, 1500 डिग्री पे, मतलब 800 कुछ, 830 840 डिग्री सेल्सियस पे ईंधन जलता है, जेट फ्यूल। जब आग लगती है ना ईंधन को, जेट फ्यूल को, तो वो 810 820 830 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आग लगी होती है उसके अंदर, उस पे जलता है वो। तो तुम सोचो कि वो लोग जो जब जहाज गिरा और जो होश में थे लेकिन फंसे हुए थे मलबे में और जिंदा जले, क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदा जलते हैं, कुछ लोग जो है वो इम्पैक्ट में उनके चीथड़े उड़ जाते हैं, जिस तरह हमारे दोस्त जो है हमें थैलों में मिले थे। ठीक है, ये एक रियलिटी है एविएशन की, मजाक नहीं है एविएशन। तो मेरी गुजारिश है तमाम करते धरना सो, खा वो वजीर आजम हूँ, मैं इमरान भाई को यकीनी तौर पे अपनी तरफ से जो मैं कह सकता हूँ मैं बताऊंगा जब मुझे मौका मिले। मेरी रिक्वेस्ट है CEO PIA से, अरशद मलिक साहब से, कि सर अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आपने जो है वो पहले तो मैं उनसे माजरत करता हूँ कि अगर कल मेरे से कोई ज्यादा वो होगी, लेकिन मैं साथ में आपसे ये रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, डिमांड करता हूँ एज अ पाकिस्तानी से, कि आपने इस रिपोर्ट को कंक्लूड करवाना है और असल एक सामने लाने हैं और कसूरवार बेनकाब करना है। ये बड़ा जरूरी है। इसके ऊपर अब कोई मजीद एविएशन में आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं। और दूसरी चीज मेरी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि आप सिविल एविएशन के इदारे को रिवैम्प करें। सारा इदारा रिवैम्प करना लाजमी हो गया है, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रह गई। आप उसको रिस्ट्रक्चर करें, उसमें बाहर से न्यूट्रल अच्छे लोग, सेफ्टी के लिए आपको पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनियर पायलट्स मिल जाएंगे जो उसकी वो हो, लेकिन उसके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। मैं खुद सिविल एविएशन के दफ्तर में गया हुआ हूँ। आपको पता है कि अगर मैं अपना जो मेरा अमेरिका का लाइसेंस है, अगर मैं पाकिस्तान में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे सिविल बताया गया कि जी मुझे 7 से 8 महीने तो कन्वर्ट करने में। आपको पता है कि मेरा वही लाइसेंस यहाँ UAE में मैंने कन्वर्ट करवाया, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मुकम्मल टोटल मेरे एग्जाम और मेरा फ्लाइट एग्जाम जो चेक राइड होती है उसमें टोटल 8 दिन लगे। टोटल 8 दिन, 8 महीने और 8 दिन, कितना बड़ा गैप है 8 दिन और 8 महीने। सो क्यों है ये? तो आई एम श्योर कि ये बहुत सारी चीजें। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी के इसको हम सीरियसली लें। हमें ये ट्रेजेडीज नहीं चाहिए यार। बहुत पाकिस्तानियों में बहुत बोझ है पहले ही बड़ी ट्रेजेडीज का, बहुत बोझ है ट्रेजेडीज का। हमारे हवाबाज किसी से कम नहीं है, खा वो हमारे कमर्शियल पायलट्स हो, सिविलियन पायलट्स हो, या वो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हो। या हमारे यही हमारे एयरफोर्स के लाजवाब पायलट्स हैं जिन्होंने 27 फरवरी को अभिनंदन को गिराया था, ठीक है ना। और
हिंदुस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये हमारे सारे हीरोज हैं, ये नेशनल हीरोज हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे होकर बड़ी मैक्रो इमेज को देखना होगा कि जरूरी नहीं है कि हमें हर ओहदे पे और हर बड़े उस पे पाकिस्तानी ही लोग जो हैं वो हों। वो सब हमें शायद बाहर से लाने पड़े अपनी चीजों को दुरुस्त करने के लिए, और हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। I just wish the best for Pakistan, man. That's all I can say. यार तुमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत दिल भी मुतमईन हुआ है सुन के। कुछ मेरे दोस्तों ने भी सुना, कुछ बातें भी तुमने दिल की और मैं चाहता भी था कि आज मैं तुम्हें लाइव लूं और बात करूं। और मेरे फैंस के हजारों मैसेजेस मैंने देखे हैं एंड दे आर 98% लोग तुमसे एग्री कर रहे हैं। अगर तुम पढ़ रहे होते कमेंट में, कुछ पढ़ भी रहा था इसलिए मैंने आज कमेंट नहीं बंद किए थे, मैं देखना चाहता था कि लोग क्या कहते हैं। तुम देखो अभी भी लोग, अगर आप लोग बताएं आप लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार इसको सेव करना है अपने लाइफ को। और कह रहे हैं ब्रिलियंट सेशन। आप खुद पढ़ सकते हैं, सामने आ रहा है जो आप लोगों ने फील किया, आप बताएं इसको। ग्रेट टॉक। जरूर जरूर जरूर। यू अगेन टॉक नहीं चाहिए आसिफ, वी हैव द टॉक्स यार। मैं कैन। वी नीड या एक्शन या नाउ, वी नीड चेंज इन पाकिस्तान। दैट्स ऑल वी रियली वांट। तो ये बात हो गई, लेकिन देख मैं एक और चीज भी बोलना चाहता हूँ। और ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब इतने अरसे से जो फ्लाइटें बंद हुई है तो मैं पाकिस्तान नहीं आ पा रहा, वरना मैं तुझसे मिलकर डायरेक्ट बात करता। ये जब कोरोना वायरस का इशू हुआ, कोविड-19 का इशू हुआ, तो उस पे मेरे प्यारे भाई तुमने सारे अपने काम छोड़ के, तुम्हारे बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स लगे हुए थे, सारी चीजें तुमने अपनी फैक्ट्री में बंद करा के तुमने कहा कि ये सूट्स बनाऊंगा, और धड़ाधड़ तुम सारी सारी रात लोगों को इन मुश्किल हालात के अंदर खुद खड़े होके पीपीई के सूट्स जो वो बनवाते रहे, जेपीएमसी पहुंचाते रहे, इंडस हॉस्पिटल पहुंचाते रहे, एसआईयूटी पहुंचाते रहे, पाकिस्तान के दूसरे अस्पतालों को। मुझे पता है लाहौर से मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि जी आ सकते हमें ये पीपीई सूट। तो मैं ये चाहता हूँ कि जरा मेरी तरफ से सबने सुन लिया, जरा मैं चाहता हूँ कि तुम जरा मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये क्या पागलपन, जुनूनियत और कीड़ा है कि तुम ये करना चाहते हो। आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू नो दिस। यार आई थिंक हम सारे दोस्तों में फखर, तुम भी इसी काम में हो। मुझे याद है आज तक 8 अक्टूबर का जब जलजला आया था तो हमने भंगड़ा पाव वगैरह देखते थे। एक आदमी देखा हमने, मैं तो अपनी छोटी सी गाड़ी में कुछ आटा दालें और दूध वूध देने गया था ये पीएफ म्यूजियम में, तो एक आदमी बोरी पे खड़ा हुआ और चढ़ा हुआ और बोरियों पे चढ़ा हुआ, और वो फखर साहब बोरियों पे चढ़े में, यार ये क्या। उस वक्त मेरी तो तुम्हारी दोस्ती भी नहीं थी, तो मैंने उस हाल में भी देखा है। फिर मैंने तुम्हें आगे भी देखा है शोग्रान से लेके काम करते हुए, और टीवी पे आते हैं, और फिर लोगों ने कुछ बातें भी की, उसको भी तुमने सहा, और आज भी तुम्हारे अंदर ये। तो हम सब में यही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ मेरे पैसे पड़े हुए थे, मैंने सोचा भी था कि यार कुछ अच्छे काम में लगा दूंगा। लकीली कोई काम आया और मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के लिया। अब मैं आपको बताऊं, तकरीबन 500 हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और आई थिंक दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी एक डिजाइनर ने 500 इंस्टीट्यूशन, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सलोन्स, जो केमिस्ट, सबको प्रोवाइड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज की तारीख में जिस पाकिस्तान में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि एक पीपी डेवलप नहीं होता था 1%, आज फवाद चौधरी साहब से मैंने सुना है उनकी तकरीर में कि 80% पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस कर रहा है, और 2 महीने बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे पीपीस पाकिस्तान से। सोचें, एक इंडस्ट्री बन गई, हजारों लोगों का कारोबार बन गया। और कई औरतों ने, जब हमने यूट्यूब पे जाके उसको बोला, तो कई औरतों ने दुआओं के ऐसे ऐसे मैसेज किए मगर मुझे लगता था कि यार बस ये काम हो गया मेरा, बस अल्लाह ताला ने मुझे ये करा दिया जो भी मैंने। और ये मैंने अपने, सच बात बताऊं, मैंने अपने जो पैसे रखे हुए थे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज मैंने कभी भी नहीं बताया, ये मैंने समर वेकेशंस के पैसे रखे हुए थे कि यार समर वेकेशंस में इन्वेस्ट एंजॉय करूंगा। तो मेरे लिए मेरी वेकेशंस हो गई, समझ लो मेरे लिए मेरी मुल्क की खिदमत हो गई। दैट्स माय वेकेशन। ये मैं चाहता था कि सब लोग सुने इस बात को, क्योंकि मैं ये जानता हूँ और मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि ये लोगों को पता चले। हम लोग इस तरह पाकिस्तान में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे इस तरह हम लोग सब मिलके। और ये पीपी आज जो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आए ना, ये पीपीए का काम जो पीपी पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसका उसके उसका जो असल बानी है ना, चूंकि सबसे पहला पर्सन जिसने ये काम शुरू किया पाकिस्तान में वाज हमारे दोस्त आसिम जोफा। और आई थिंक यू डिजर्व कि इसका खराज तहसीन तुझे पेश करना, हैसियत
एंड थैंक यू व्हाट यू डिड, एंड आई होप कि हम सब इस तरह जो है ना कुछ करते रहे अपने मुल्क, सब लोग कुछ ना कुछ करते रहे। प्राइवेट देखें, अच्छा एक लोगों को क्लियर कर दें कि खुद रोजी रोटी भी कमानी होती है अपनी, हाँ, अच्छा, लेकिन जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अगर कुछ डिजाइनर्स या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यार हम बेचेंगे तो बुरा लगेगा, भाई आप भी, मैंने अपनी सेल्फ फाइनेंस से किया, मैंने किसी से डोनेशन नहीं लिया। अगर आप ये नहीं शर्माओ कि आपको बना के बेचना है, क्योंकि आप लेबर दे रहे हो, आप एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने वो सोच रहे थे कि हम फ्री नहीं देंगे तो हम बुरे लगेंगे, नहीं भाई, आप भी अच्छे लगोगे क्योंकि आप दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम अगर सोचो एक और इंडस्ट्री खुल जाए हमारी, जो कि आगे 10 साल चलनी है, जो कोविड की वजह से आगे 10 साल चलनी है, तो आप सोचे कितना काम। तो मट्टी बड़ी जरखेज है, थोड़ी सी नम हो जाए ना पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है कि यार बस थोड़े से लोग इसमें वो काम करें। और यार ऐसे ऐसे कारीगर हैं हमारे पास, वो सब कुछ कर देते हैं कि चाइना की हम क्या। और चाइना ने भी यही किया सबसे पहले। आपको पता है चाइना की चीज को कोई हाथ नहीं लगाता था। एक जमाना आ गया कि आईफोन जाके चाइना में बनवाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज को ना सहारा दिया। आज वो बिलियनियर्स हो गए, वो छोटी कॉटेज इंडस्ट्री वाले। और बाहर से बंद कर दिया उन्होंने आना, कि भाई अगर इस पे खा सकते हो, जैसे आपके घर में होता है ना, क्या का ये है ना, यही पक्का है, खाना है खाओ, नहीं खाना तो भूखे सो, ना खाओ। कर दो हाँ हमारे लिए, ऐसे हम ही रेडी हैं। एज अ पाकिस्तानी मैं रेडी हूँ भाई, जो है मैं वही चलाऊंगा, वही रहूंगा, वही खाऊंगा, और मेरे बच्चे भी वही खाएंगे जो होगा पाकिस्तान में। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 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 ब्रदर इंशाल्लाह। तो सो दैट्स दैट यार। बहुत शुक्रिया यार आने का। और कोई एक जाते हुए मैसेज दे दो बस छोटा सा, ताकि लोग, इतने फैंस ने तुम्हारी माशाल्लाह तारीफ की, और आई एम लाइक, मुझे आज फखर हो रहा है, फखर पे। तो हमेशा यूर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी काइंड आसिफ। मेरा तो क्या ही मैसेज होगा, मैसेज ये है कि ये जो पाकिस्तान है यही हमारा मुल्क है, ठीक है। अनलेस के कोई इमिग्रेट कर ले, मैं पाकिस्तान से बाहर जरूर रहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी और मुल्क का पासपोर्ट नेशनैलिटी नहीं ली, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट ही है, मैं ओवरसीज पाकिस्तान। लेकिन यही घर है, और घर ही को ठीक करना किसने, घर के रहने वालों ने। बाहर से कोई किसी का घर ठीक नहीं आता, साफ करने नहीं आता। बाहर से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके घर की सफाई का, और रिस्पॉन्सिबल है आपके घर को ऑर्गेनाइज करने का, तहफ्फुज देने का, उसको ठीक करने का, उसको सजाने का, आप और हम ही हैं। तो अब एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें सबसे पहले। जो जो भी करता हो आप, जिस शोबे से आपका ताल्लुक हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि कुव्वत बर्दाश्त की शदीद कमी हो गई है हम सब के अंदर। और एक दूसरे से पॉजिटिवली डिसएग्री करें। अगर किसी चीज पे एग्रीमेंट नहीं बनता तो यार ठीक है, ये आपका नजरिया होगा, मेरा नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका नजरिया जो है वो तब्दील हो, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका नजरिया वक्त के साथ, हालात के साथ तब्दील कर सकूं। तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, एक साथ यकजा होना सीखो। ये जो डिविजन्स डाल देते हैं ना, तकसीम के जो कंपार्टमेंट्स हैं, कि जी हम सिंधियों के साथ ज्यादती हो रही है, पंजाबियों को अलग करें, बलोचियों को अलग देख रहे हैं, हम बलोची हैं, हम कुछ नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हम सिर्फ पाकिस्तानी। तो एक दूसरे को बहैसियत पाकिस्तानी देखा करें सिर्फ, और एक दूसरे से पॉजिटिवली डिसएग्री करना सीखें। एक दूसरे को गाली गलोच की तरफ हर एक के गले पड़ने को बैठा होता है। दैट्स हाउ गुड पीपल लिव। तो जो खानदान होता है ना, जो खानदान एक दूसरे के साथ अपना रवैया अच्छा रखता है, वो खानदान, वो घर हमेशा ज्यादा तरक्की करता है, बेहतर चलता है। उससे ज्यादा हालात, माहौल हर अच्छे होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, बुजुर्ग भी खुश होते हैं, जवान होते हैं, सब लोग मिलके रह भी रहे होते हैं, मुस्कुराहटें होती हैं, खुशियां होती हैं। और जहां पर जिस खानदान में आपस में लड़ाइयां होती हैं, जायदादों के फड्डे होते हैं, फड्डा होता है, किसकी गाड़ी बेहतर है, किसका कमरा कौन सा है, किसको खाने में क्या मिल रहा है और दूसरे के बच्चे को नहीं मिल रहा है, उन घरों के अंदर हमेशा मुसलसल जो है वो बुरे हालात होते हैं। वहां पर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग एक खानदान बन के अब जीना सीख लें। दैट्स ऑल। थैंक यू आसिम, आई रियली थैंक यू अप्रिशिएट यार, इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड बच्चों को प्यार देना, और चांद मुबारक आपको। अल्लाह सबको, हाफिज। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।